हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग दरोगा के लिए मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट 15 यानी कि 15वें टेस्ट सीरीज को। इससे पहले 20-20 प्रश्नों के 14 मॉक टेस्ट को आपने प्रैक्टिस कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा और आइए देर ना करते हुए आज के मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। आज का पहला यानी क्वेश्चन नंबर 81 है आपका कि चर्चा में रहा फोरम शॉपिंग शब्द जो है संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। 4 विकल्प है आपके पास। पहला है न्यायालय से, दूसरा है पुलिस से, तीसरा है शॉपिंग से और चौथा है कंपनी के मुनाफे से। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए यानी न्यायालय से। चर्चा में रहा फोरम शॉपिंग शब्द जो है न्यायालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? फोरम शॉपिंग न्यायालय से संबंधित है। ये चर्चा में क्यों था? तो हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने फोरम शॉपिंग की प्रथा की निंदा की है। फोरम शॉपिंग है क्या? तो फोरम शॉपिंग अनुकूल परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद में एक कानूनी मामले के लिए जानबूझकर एक विशेष अदालत का चयन करने के अभ्यास से संदर्भित है। वादी और वकील प्रायः इस रणनीति को अपनी मुकदमेबाजी योजना का हिस्सा मानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वे अपने मामले पर अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए लोगों का अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का जो विकल्प है उसका चयन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से फोरम शॉपिंग का हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की निंदा की थी, इसलिए फोरम शॉपिंग शब्द जो है कि चर्चा में है। तो आपसे प्रश्न था कि फोरम शॉपिंग शब्द जो है यह किससे संबंधित है? उत्तर हो गया न्यायालय से। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, 82 पर। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विकल्प ए अपवर्तन, विकल्प बी प्रकीर्णन, विकल्प सी प्रकाश का हस्तक्षेपण और विकल्प डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय तंतु ऊर्जा की ध्वनि के बिना सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है या किसी भी विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण से मुक्त होता है। तो प्रकाशीय तंतु जो है किस पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 83 कहता है निम्नलिखित में से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? विकल्प ए जलकुंभी, विकल्प बी हाइड्रिला, विकल्प सी कमल और विकल्प डी धान। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए जलकुंभी। तो जलकुंभी ठहरे हुए पानी में उग कर क्या होता है? ऑक्सीजन खींच लेता है। जलकुंभी एक जलीय पौधा है और जल की सतह पर तैरता रहता है। जल की ऊपरी सतह पर तैरता रहता है। इसकी जड़ें लंबी होती है, इसकी जड़ें पानी की ऑक्सीजन को सोख लेती है। हालांकि हाइड्रिला और कमल भी जलीय पौधा है, लेकिन इसकी जड़ें जमीन तक फैली होती है और इसके जितने भी पोषक तत्व है जमीन से यानी मिट्टी से प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तर विकल्प ए जलकुंभी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पर। आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को किस नाम से जाना जाता है? 4 विकल्प है आपके पास। विकल्प ए हैलोजन समूह, विकल्प बी अल्कलाइन मेटल, विकल्प सी अक्रिय गैस और विकल्प डी एक्टिनाइड समूह। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए हैलोजन समूह। आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को हैलोजन समूह के नाम से जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन समूह 17 के 6 तत्वों का एक समूह है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टार्टिन और उसके बाद है टेन्ने सिन्ने, टीएस इसका संकेत होता है। तो टेन्ने सिन्ने ये कुल मिलाकर 6 समूह शामिल है हैलोजन में। इसकी क्रियाशीलता के आधार पर क्रमशः
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टाटिन और तेनेशिन ने जो है कि शामिल है। सबसे अधिक क्रियाशीलता यदि आपको कहा जाएगा तो फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम आयोडीन का, इस क्रम से। हैलोजन समूह के सभी तत्व जो है अधातु होता है। हैलोजन समूह के तत्व बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। इसका जो भौतिक गुण है यह जहरीला होता है और यह तीक्ष्ण बदबूदार गैस वाला जो है गंध वाला गैस होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को जो है कि हैलोजन समूह के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। सल्तनत काल में सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या नाम दिया गया था? ध्यान से सुनिएगा, सल्तनत काल में सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या नाम दिया गया था? विकल्प ए हस्म ए कल्ब, विकल्प बी खाशाह खैल, विकल्प सी दीवान ए आरिज, विकल्प डी खराज। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी खासाह खैल या खसाह खैल, दोनों लिखा हुआ मिल सकता है आपको, खासाह खैल या खसाह खैल। यानी सल्तनत काल में सुल्तान की अस्थाई सेना को खासाह खैल या खसाह खैल नाम दिया जाता था। सुल्तान के सैनिक यानी हस्म ए कल्ब कहता था। सुल्तान का जो सैनिक होता था उसको क्या कहते थे? हस्म ए कल्ब। सुल्तान की सेवा में रहने वाले टुकड़ियों को खसाह खैल या खासाह खैल कहा जाता था। ठीक है, जो यहाँ पर प्रश्न है, सल्तनत काल में सुल्तान की अस्थाई सेना को खासाह खैल कहा जाता था। उसके बाद युद्ध के समय सरदारों और प्रांत अध्यक्षों की सेनाएं जो है दीवाने आरिज कहा जाता था। क्या कहा? युद्ध के समय सरदारों और प्रांत अध्यक्षों की जो सेनाएं होती थी उसको दीवाने आरिज कहा जाता था, विकल्प सी में जो आपके पास है। और खराज जो है एक प्रकार का कर होता था जो सल्तनत काल में गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की अस्थाई सेना को खाशाह खैल या खसाह खैल नाम से जाना जाता था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 हमारा कहता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? विकल्प ए है लॉर्ड एलनबरो, विकल्प बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, विकल्प सी है लॉर्ड मेटकॉफ और विकल्प डी है सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो कहा किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? यहाँ पर सत्येंद्रनाथ टैगोर तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ये किसी गवर्नर जनरल का नाम बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए आपको बताना है कि किसको कहा जाता है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी चार्ल्स मेटकॉफ को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ गवर्नर जनरल को कहा जाता है। लॉर्ड मेटकॉफ को प्रेस के प्रति उनकी उदार नीति के कारण भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद आए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद चार्ल्स मेटकॉफ आए थे और चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? विकल्प ए है सुभाष चंद्र बोस, विकल्प बी है कैप्टन मोहन सिंह, विकल्प सी है रास बिहारी बोस और विकल्प डी है अरविंद घोष। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा बताना है आपको। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी यानी कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय जो है रास बिहारी बोस को जाता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहे कि आजाद हिंद स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, लेकिन आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है विचार, इसलिए उत्तर होगा कैप्टन मोहन सिंह, लेकिन स्थापना का श्रेय किसको जाएगा? रास बिहारी बोस को। अब एक और बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आजाद हिंद फौज का गठन
पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। नाम फिर से ध्यान से सुनिएगा, आजाद हिंद फौज का गठन पहली बार, जोर देना है पहली बार, राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अंतरिम सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना जो है किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। कहां किया था, तो सिंगापुर में। कब किया था, 21 अक्टूबर 1943 को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्या है कि सत्रिया नृत्य, कौन सा नृत्य, सत्रिया नृत्य, जो 8 प्रमुख शास्त्रीय भारतीय नृत्य परंपराओं में से एक है, निम्नलिखित में से किस राज्य से है। विकल्प ए है पश्चिम बंगाल, विकल्प बी है मणिपुर, विकल्प सी है मिजोरम और विकल्प डी है असम। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी यानी असम। सत्रिया नृत्य जो 8 प्रमुख शास्त्रीय भारतीय नृत्य परंपराओं में से एक है, किससे, असम राज्य से संबंधित है। 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकरदेव द्वारा, किससे, श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू किए गए वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में सत्रिया नृत्य मठ में उत्पन्न हुआ। सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा कब शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा वर्ष 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। किसको, सत्रिया को। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो असम का शास्त्रीय नृत्य है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका पंचक क्षेत्र संबंधित है। तो पंचक क्षेत्र किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। 4 विकल्प है आपके पास। पहला है उच्च किस्म की सेवाओं से, दूसरा है निम्न स्तर की सेवाओं से, तीसरा है किसानों से और चौथा है शमशान घाट पर काम करने वाले लोगों से। आपको बताना है कि पंचक क्षेत्र संबंधित है किससे। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा पंचक क्षेत्र संबंधित है उच्च किस्म की सेवाओं से। पंचक क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। इस क्षेत्र में गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाता है। गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाता है जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल होता है, यानी उच्च विशेषज्ञता उनके पास प्राप्त होता है। ये अपने संबंधित क्षेत्र में नीति निर्माण व निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पंचक क्षेत्र जो है उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 90 कहता है किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम से भी जाना जाता है। त्वरित चांदी, याद रखिएगा कि किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है। ए मरकरी, बी कॉपर, सी हीरा, डी पेट्रोलियम। तो आपका सही जवाब यहां पर हो जाएगा विकल्प ए, यानी मरकरी को त्वरित चांदी के नाम से भी जाना जाता है। पारा जिसका संकेत क्या होता है, Hg होता है। पारा का संकेत क्या होता है, Hg। अंग्रेजी बोलने वाले लोग त्वरित चांदी या लिविंग सिल्वर कहते हैं। पारा को अंग्रेजी बोलने वाले लोग क्या कहते हैं, त्वरित चांदी या लिविंग सिल्वर कहते हैं। तो याद रखना है आपको कि त्वरित चांदी किस तत्व को कहा जाता है, तो मरकरी को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है निम्न कोटि वस्तु की मांग आय बढ़ने पर क्या होगी। निम्न कोटि वस्तु की जो मांग है आय बढ़ जाने पर क्या होगी। विकल्प ए कम हो जाएगी, विकल्प बी बढ़ जाएगी, विकल्प सी अपरिवर्तित रहेगी और विकल्प डी पता नहीं किया जा सकता है कि क्या होगी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका कि निम्न कोटि वस्तु की मांग आय बढ़ने पर कम हो जाएगी। निम्न कोटि वस्तु की मांग कम हो जाएगी। कब कम होगा, जब लोगों का आय बढ़ जाएगा। जैसे मान लिया जाए आपका इनकम बढ़ जाएगा तो क्या आप निम्न कोटि का मतलब क्या हुआ, निम्न कोटि से अभिप्राय है घटिया किस्म की, यानी अच्छी वस्तु नहीं, सड़ी गली टाइप की वस्तु।
तो घटिया किस्म की वस्तु से, निम्न कोटि की वस्तु का संबंध किस बात से है? घटिया किस्म की वस्तु से। जब लोगों का इनकम यानी आय बढ़ जाएगा तो लोग अच्छी वस्तुएं खरीदना पसंद करेंगे, ना कि घटिया वस्तु। ठीक है, इसलिए यहां पर प्रश्न है आपका, निम्न कोटि वस्तु की मांग आय बढ़ने पर क्या होगा? तो कम हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 हमारा कहता है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था? तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था? विकल्प ए फैराडे ने, विकल्प बी न्यूटन ने, विकल्प सी कूलॉम्ब ने, विकल्प डी स्नेल ने। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी स्नेल ने। प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्नेल ने दिया था। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दो नियम हैं और दोनों मैं समझता हूं आपको पता होगा, और नहीं तो मुझसे सुन लीजिए। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण, दूसरा नियम कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, या आपतन कोण कीजिए या अपवर्तन कोण कीजिए, दोनों जो है कि एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो यह नियम जो है स्नेल ने दिया था। न्यूटन ने क्या कहा था वह भी सुन लीजिए। न्यूटन साहब ने कहा था, सबसे पहला पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्धांत जो है इसकी व्याख्या अंग्रेज वैज्ञानिक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें यह माना गया था कि प्रदीप्त वस्तु में से प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म एवं तीव्रगामी कणिकाओं के रूप में निकलता है, और इस अत्यंत सूक्ष्म कणों को उन्होंने फोटोन कहा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद के नैतिक और सहिष्णु विकल्प के रूप में माना था? विकल्प ए है आपका राजा राम मोहन राय, विकल्प बी है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, विकल्प सी है बी.आर. अम्बेडकर और विकल्प डी है एम.एन. रॉय। तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से यानी बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद के नैतिक और सहिष्णु विकल्प के रूप में माना है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या भी सुन लेते हैं। इसकी व्याख्या है, अपनी स्पष्ट और व्यवस्थित शैली में अम्बेडकर ने मार्क्सवाद के साथ बौद्ध धर्म की तुलना करते हुए कहा कि जहां दोनों एक न्यायपूर्ण और सुखी समाज के समान लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं, वहीं बुद्ध द्वारा प्रतिपादित साधन मार्क्स से बेहतर है। ठीक है, तो आइए आपको याद रखना यहाँ पर कि बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद के नैतिक और सहिष्णु विकल्प के रूप में किसने माना है? तो बी.आर. अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है, कौन सा सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर मामूली समायोजन का सुझाव देता है? ए कार्यात्मकता, बी सिस्टम का सिद्धांत, सी उदार व्यक्तिगत सिद्धांत और डी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी, यानी उदार व्यक्तिगत सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? तो उदार व्यक्तिगत सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर मामूली समायोजन का सुझाव देता है। कहता है पूंजीवादी व्यवस्था जो है उसमें मामूली समायोजन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाए रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। निम्नलिखित में से किसने सकारात्मक उदारवाद का समर्थन किया था? तो किसने किया था समर्थन? तो यहाँ पर चार विकल्प है आपके पास। विकल्प ए है जॉन लोके, विकल्प बी है हॉबहाउस, और सी है हेगेल और डी है मार्क्स। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने सकारात्मक उदारवाद समर्थन किया था। तो यहाँ पर किसने दो बार हो गया है, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसने सकारात्मक उदारवाद का समर्थन किया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, हेगेल ने। ठीक है, किसने किया था? तो हेगेल ने सकारात्मक उदारवाद का समर्थन किया था।
आइए, आपके दरोगा में कुछ कुछ प्रश्न जो है कि आप जो जनरल रेगुलर पढ़ते रहते हैं यहाँ से हटकर भी पूछा जाता है, कभी कभी सोशियोलॉजी से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, लोक प्रशासन से, तो इसलिए मैंने कुछ कुछ प्रश्न को कभी कभार बीच से अलग सब्जेक्ट से भी उठा लाया है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा कहता है चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है। 4 विकल्प है आपके पास, ऑर्निथोलॉजी, बी है एंटोमोलॉजी, सी है किरोप्टेरोफिली और डी है हाइड्रोफिली। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका किरोप्टेरोफिली। चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है, तो किरोप्टेरोफिली कहलाता है चमगादड़ द्वारा परागन की प्रक्रिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। बेलगार्ड 1 और बेलगार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किया जाता है। विकल्प ए फसली पौधों के क्लोनल प्रवर्धन के संदर्भ में, विकल्प बी आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के विकास के संदर्भ में, विकल्प सी पादप वृद्धिवर्धक पदार्थों के उत्पादन के संदर्भ में और विकल्प डी जैव उर्वरकों के उत्पादन के संदर्भ में। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बेलगार्ड 1 और बेलगार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख जो है आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के विकास के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। बेलगार्ड 1 बीटी कॉटन ऐसी पहली बायोटिक फसल टेक्नोलॉजी है जिसे वर्ष 2002 में भारत में व्यवसायीकरण हेतु मंजूरी प्रदान की गई थी। बेलगार्ड 1 कपास एक कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक फसल है जिसे बॉलवर्म से बचाव हेतु विकसित किया गया है। और बेलगार्ड 2 जो है तकनीक में बेहतर डबल जीन तकनीक क्राई 1AC और क्राई 2AB को अपनाया गया है। बेलगार्ड 1 और बेलगार्ड 2 दोनों कीट प्रतिरोधी कपास को पर्यावरण के अनुकूल कीट नियंत्रण कपास के रूप में जो है विश्व भर में उत्पादित किया जाता है। तो बेलगार्ड 1 और बेलगार्ड 2 प्रौद्योगिकी का उल्लेख जो है आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के विकास के संदर्भ में किया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। हार्मुज की जलधारा निम्न में से किन जल निकायों को जोड़ती है। यानी हार्मुज जलधारा का मतलब है हार्मुज जलसंधि जो है किन जल निकायों को जोड़ती है। ए है लाल सागर और फारस की खाड़ी को, बी है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को, सी है लाल सागर और अदन की खाड़ी को, डी है फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी को। आपको बताना है कि हार्मुज जलसंधि या जलधारा जो है किन जल निकायों को जोड़ती है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, यानी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। हार्मुज जलधारा या जलसंधि जो है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। हार्मुज जलधारा फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। यह जलमार्ग ईरान और ओमान को अलग करती है। किस किस को अलग करती है, तो ईरान और ओमान को अलग करती है। तो यह प्रश्न में पूछा जा सकता है कि हार्मुज जलधारा जो है किस किस को अलग करती है, तो उत्तर हो जाएगा ईरान को ओमान से अलग करती है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। नए संसद भवन में स्थापित करने वाला सेंगोल किस राजवंश से संबंधित है। तो आपको बताना है कि सेंगोल जो नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ सेंगोल को स्थापित किया गया है, यह सेंगोल का संबंध किस राजवंश से है। विकल्प ए है मौर्य राजवंश, विकल्प बी पाल वंश, विकल्प सी पांड्य राजवंश और विकल्प डी चोल राजवंश। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी, यानी चोल राजवंश। सेंगोल का संबंध जो है चोल राजवंश से है। सेंगोल शब्द तमिल शब्द सेमई से लिया गया है जिसका अर्थ है नीति परायणता। सेंगोल का क्या अर्थ है, नीति परायणता। 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु के थिरुवदुथुराई अधिनम, यानी कि अधिनम का मतलब होता है मठ, से विशेष रूप से पधारे अधिनमों यानी पुरोहितों से सेंगोल ग्रहण किया था। यह अंग्रेजों द्वारा भारत के देशवासियों को सत्ता के हस्तांतरण का संकेत था। जानकारी हो कि चोल राजवंशों द्वारा सत्ता स्थानांतरण के अवसर पर अपनाया जाने वाली विधि का अनुष्ठान में दिया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा कि सेंगोल शब्द का जो अर्थ है वह नीति परायणता है और इसका संबंध चोल राजवंश से है।
आइए चलते हैं आज के अंतिम और 100वें प्रश्न पर। मध चक्र ओएस्ट्रस साइकिल पाई जाती है किसमें? तो ए है गाय में, बी है भेड़ में, सी है कुत्ता में और डी है इन सभी में। तो मध चक्र यानी ओएस्ट्रस चक्र जो है, साइकिल जो है, यह किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका विकल्प डी, इन सभी में। यानी कि जंतुओं में, जैसे कि महिलाओं में, मानव में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक चक्र होता है, उसी प्रकार से जानवरों में मध चक्र होता है। तो गाय, भेड़, कुत्ता, बकरी सभी में ये हो जाएगा मध चक्र यानी ओएस्ट्रस साइकिल पाई जाती है किसमें? सभी कशेरुकी जानवरों में। तो आज हम लोगों ने यदि 100 प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो तीसरे सेट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 20-20 प्रश्न को लेकर के मैं इसलिए आता हूं कि छोटा छोटा सेट आपके लिए लाता हूं। इंपॉर्टेंट प्रश्न का संग्रह करने में हमें समय लगता है, बहुत ही मेहनत से यह संग्रह किया जा रहा है ताकि परीक्षा में आपके लिए ज़्यादा हेल्प हमारे इस सेट से मिल सके। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।